नमस्कार दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे थे रीट लेवल 1 के लिए पर्यावरण अध्ययन की ईवीएस की कक्षा 4 की जो 2021-22 की नवीनतम पाठ्य पुस्तक है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले हम एक वीडियो कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन का अपलोड कर चुके हैं। ये भाग नंबर 2 है। पहले वीडियो में हमने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक का अध्ययन किया था और इस वीडियो में हम पार्ट 13 से जो कि आपके 22 पार्ट तक है, तो वो 13 से लेकर 22 पार्ट तक का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक है, आप देख लीजिए, नहीं तो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। ईवीएस कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन रीट लेवल 1 पार्ट 1, तो डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे, पहले भी बता चुके हैं कि 13 से 22 अध्याय तक के हम सारे चैप्टर्स को अध्ययन करेंगे। इसके बाद कक्षा 5 का हम जल्द ही वीडियो लाने वाले हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए। तो हम पिछले वीडियो में जो बात हमने की थी कि वीडियो लंबा हो गया है, इस वजह से हम पार्ट 12 तक का अध्ययन कर रहे हैं। तो पार्ट 13 का हमने वहाँ पर सिर्फ सारांश बस बता दिया था आपको कि चॉकलेट खाऊं या दांत बचाऊं हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो से जो इस पार्ट से शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है चॉकलेट खाऊं या दांत बचाऊं पार्ट के हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं कि क्या क्या है। इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं निकलते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट भी करते चलिए, क्योंकि वीडियो देख लेंगे आप भूल जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप अगर नोट करते जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन से आपको 50 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगी महत्वपूर्ण, और उससे भी कम। तो आप नोट करते चलिएगा तो अच्छा होगा। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे पहले कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उस समय उनके दांत नहीं होते हैं, सभी जानते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि 6 से 12 माह के बीच दांत निकलने लगते हैं। तो दांत निकलना कब शुरू होते हैं? 6 से 12 माह के बीच। और इसके बाद 3 साल की उम्र तक 10 दांत ऊपर वाले जबड़े में और 10 दांत नीचे वाले जबड़े में निकल आते हैं। अर्थात मुख में कुल कितने दांत निकल आते हैं? 20 दांत, 10 ऊपर और 10 नीचे। और ये 20 जो दांत निकलते हैं, कौन से दांत होते हैं? ये होते हैं आपके दूध के दांत। कौन से दांत? दूध के दांत। इसके बाद 5-6 वर्ष की उम्र के बाद ये दांत जो हैं गिरने लगते हैं। कब गिरने लगते हैं? तो 5 से 6 वर्ष की उम्र के बाद ये दांत जो हैं दूध के गिरने लगते हैं। उसके बाद 10 से 12 साल तक सभी दूध के दांत जो हैं गिर जाते हैं। यहाँ पर एक सुंदर सा चित्र है, आप देख सकते हैं, बच्चे के दांत गिरे हुए हैं। तो 10 से 12 साल तक की जो उम्र है उसमें जो दूध के दांत हैं, सारे के सारे दूध के दांत गिर जाते हैं। और उसके बाद उनकी जगह पर जो है स्थायी दांत निकल आते हैं, और बड़े होने के साथ साथ कुछ नए दांत और निकलने लगते हैं। और इनकी संख्या जो है, अस्थायी दांत जो थे वो 20 थे और स्थायी 12 और निकलेंगे, तो कुल कितनी हो जाती है संख्या? 32 हो जाती है कुल दांतों की संख्या, जिसमें से 20 जो दांत है वो अस्थायी हैं और प्लस 12 स्थायी दांत निकलते हैं, एक ही बार निकलते हैं 12, तो कुल 32 हो जाती है संख्या। तो यहाँ पर याद रखना कि 6 से 12 माह में दांत निकलना शुरू होते हैं, और 6 से 12 माह में जब दांत निकलते हैं, इसके बाद 3-4 वर्ष की उम्र में आपके 10 ऊपर के जबड़े में और 10 नीचे के जबड़े में दांत निकलते हैं, अर्थात कुल 20 दांत। और अस्थायी दांतों की संख्या जो है वो कितनी है? 20 है। अगर दूध के दांतों की संख्या पूछे तो भी 20 है। और 5-6 वर्ष की उम्र के बाद जो है अस्थायी दांत जो हैं आपके गिरने लगते हैं, और 10 से 12 साल तक की उम्र तक सारे के सारे दूध के दांत आपके गिर जाते हैं और स्थायी दांत उगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ी सा और उसकी डिटेल दी गई है कि और 20 की संख्या 32 तक हो जाती है। इन 32 दांतों में से आखिर 4 दांत, जो आखिरी 4 दांत हैं, वो 18 से 25 साल की उम्र तक निकलते हैं, और कभी कभी और भी देर से निकलते हैं, है ना। तो जो आखिरी दांत है वो 18 से 25 साल की उम्र के बीच में निकलते हैं। अब यहाँ पर कुछ दांतों के प्रकार भी दिए गए हैं, तो ये भी आप पढ़ते ही जाइएगा। देखो, दांतों के प्रकार, दांतों के प्रकार में सबसे पहला है कृतनक। कौन से हैं? कृतनक। देख सकते हैं आप, यहाँ पर चित्र बना हुआ है। जो सबसे आगे के दांत होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कृतनक होते हैं। और कैसे होते हैं? ये चौड़े और चपटे दांत होते हैं। और किस काम में आते हैं? तो ये काटने के काम में आते हैं। इनकी संख्या तो 4 नीचे वाले जबड़े में और 4 ऊपर वाले जबड़े में, अर्थात मुख में कुल कृतनक की संख्या कितनी है? 8। और कुछ शब्दों में बोलने में भी इनकी मदद होती है, जैसे दंती सा,
है ना। तो सा जो है दंती, वो दांतों से बोलने में भी इनकी मदद मिलती है। तो कृतनक की संख्या है 8, 4 ऊपर के जबड़े में, 4 नीचे के जबड़े में। और इसके बाद अगला जो है वो है रदनक। कौन से? रदनक। और रदनक होते हैं कृतनक के बगल में। जो 4 कृतनक होते हैं वो उसके साइड से शुरू होते हैं रदनक। यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं। ये तीखे तथा चीरने फाड़ने वाले दांत हैं। मुंह में इस प्रकार के 4 दांत होते हैं और एक कुल 2 और एक कुल 2 ऊपर के जबड़े में तथा 2 नीचे के जबड़े में। जो कृतनक होते हैं आपके, उसके जो 4 दांत कृतनक के हैं उसके दाहिने साइड और एक बाएं साइड ऊपर, और उसी प्रकार से एक दाहिने साइड एक बाएं साइड नीचे। तो इस प्रकार से कृतनक की संख्या 8 और रदनक की संख्या हो गई 4। तो इस प्रकार से कितने हो गए? कुल 12 दांत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चवरणक। तो चवरणक की जो संख्या है वो आपको हम बताते हैं। देखिए, चवरणक हैं जो चौड़े और चपटे दांत होते हैं। किस प्रकार के? चौड़े और चपटे दांत होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं साधारण भाषा में? तो जिन्हें हम दाढ़ भी कहते हैं। अगर पूछे कि दाढ़ किसे कहते हैं, रदनक को, कृतनक को या चवरणक को, तो चवरणक को क्या कहा जाता है? दाढ़ भी कहा जाता है। और ये क्या कार्य करते हैं? तो ये खाना चबाने के लिए काम में आते हैं। तो खाना चबाने के लिए काम में कौन से आते हैं? चवरणक आते हैं। और ये रदनक के बाद वाली 2 दाढ़ें छोटी छोटी होती हैं, वही कहलाती हैं। अब यहाँ पर प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं कि जो है चीरने फाड़ने के काम कौन से दांत आते हैं? तो वो आते हैं रदनक। और काटने के लिए कौन से दांत आते हैं? तो कृतनक। और भोजन को पीसने के लिए कौन से दांत आते हैं काम में? तो चवरणक कहते हैं। और चवरणक के भी कुछ प्रकार होते हैं, जैसे कि अग्र चवरणक, पश्च चवरणक। तो देखिए, जो आगे के जो छोटे छोटे दांत होते हैं 2, वो अग्र चवरणक कहलाते हैं। इसके बाद 2 और कुल 2, 4 नीचे और ऊपर के। तो इस प्रकार से 4 ऊपर के जबड़े में और 4 नीचे के जबड़े में होते हैं आपके क्या? चवरणक। चलिए, इसके बाद हमने सीखा के अंतर्गत इसके कुछ बिंदु हैं, इनको भी पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। कि बचपन में जो दांत आते हैं, बचपन में आए दांत दूध के दांत कहलाते हैं। और 10 से 12 वर्ष की उम्र में स्थायी दांत आते हैं। हमारे मुंह में अलग अलग तरह के कुल कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, जिनका अलग अलग उपयोग होता है, जैसे हम भी पढ़ भी चुके हैं। खाने के बाद जीभ और दांत साफ करना चाहिए, और जीभ हमें स्वाद पहचानने और बोलने में मदद करती है। ये कुछ हमने सीखा के अंतर्गत बिंदु थे। अब हम पहुंच चुके हैं पाठ 14 की ओर, और पाठ का नाम है फसलों का सफ़र। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निकलते हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु यहीं पर आपका निकल के आएगा। वो बिंदु है आपके लिए कि जो आपका खाद्यान्न वितरण प्रणाली है, सार्वजनिक जो खाद्यान्न वितरण होता है गवर्नमेंट की ओर से, तो उनके लिए कुछ नाम हैं, जैसे कि अंत्योदय अन्न योजना। इनके नाम रखना। खाद्यान्न वितरण प्रणाली के जो अंग हैं अंत्योदय अन्न वितरण योजना। इससे क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति को जो है, आवश्यक व्यक्ति को अन्न प्रदान किया जाता है। इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय आता है वो है हमारे गौरव। हर पार्ट में आपको मिल जाएंगे ये, हर कक्षा में। हमारे गौरव, हमारे गौरव यूनिट 2 है, क्योंकि ये कक्षा 4 की बुक है। कक्षा 3 में भी आपके हमारे गौरव हैं, तो कक्षा 3 की बुक में भी हमने करा रखे हैं। और एक कक्षा 4 की हमारे गौरव पार्ट नंबर 2 है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहले दिए गए हैं वो हैं कौन? चरक। कौन? चरक। तो चरक जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमारे देश बहुत प्राचीन है। हमारे यहाँ अनेक महान वैज्ञानिक एवं चिकित्सक हुए हैं। इनमें से एक थे कौन? चरक। सबसे पहली बात, चरक कौन थे? तो चरक एक वैज्ञानिक और चिकित्सक थे। ठीक है। इनका नाम चरक कैसे पड़ा, इसकी एक मज़ेदार कहानी है। चरक शब्द का अर्थ है चलने वाला। उन्हें जो है, चरक को क्या था कि जन सेवा में इतनी रुचि थी कि वे जगह जगह घूमते हुए जनसाधारण की चिकित्सा किया करते थे तथा चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया करते थे। और चरक का अर्थ होता है घूमना फिरना। इसी वजह से इनका जो है जनसाधारण ने नाम रख दिया क्या? प्रचार प्रसार किया, इसलिए लोगों ने इनका नाम रख दिया चरक। चरक का अर्थ होता है घूमना फिरना, और घूम घूम के समाज सेवा किया करते थे, लोगों की मदद किया करते थे, इसलिए लोगों ने इनका नाम रख दिया चरक। इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आता है कि इनका जो चरक का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है? तो चरक का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है चरक संहिता। और इसके बाद अगर प्रश्न बनेगा तो यहाँ से बनेगा कि चरक संहिता के कितने खंड हैं? तो चरक संहिता के आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने खंड हैं? 8 खंड हैं। कितने? 8। और
इनमें क्या बताया गया है, चरक संहिता में किसका वर्णन है, तो इसमें शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट, जड़ी बूटियों के गण और पहचान का वर्णन है। किसमें, चरक संहिता में शरीर के विभिन्न अंगों और जड़ी बूटियों के गण और पहचान का वर्णन है आपकी चरक संहिता में। इसके बाद चरक ने सबसे पहले बता दिया था कि प्लास्टिक सर्जरी क्या है, और उन्होंने एक कब बता दिया था, सैकड़ों वर्ष पहले ही बता दिया था। और चरक जो प्रयोग करते थे वो चीरफाड़ का काम उन्होंने पहले किस पे किया, सब्जियों और फलों पर। इसके बाद मुर्दा पर भी प्रयोग किया करते थे चीरफाड़ का, क्योंकि यह एक चिकित्सक थे। इसके बाद इनका मानना था कि जो बच्चे हैं उनको चिकित्सक में सैद्धांतिक और पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ, जो आप सिद्धांत हैं और पुस्तक का ज्ञान दे रहे हैं उसके साथ साथ प्रयोगात्मक ज्ञान में भी प्रवीण होना चाहिए। और इन्होंने शल्य क्रिया के लिए 100 से अधिक औजार तथा यंत्रों का आविष्कार किया था। इनमें से अनेक औजारों का आज भी उपयोग किया जाता है। तो ये थे हमारे चरक, जो कि एक क्या थे, चिकित्सक थे। इसके बाद अगला जो हमारे गौरव के अंतर्गत आता है वो है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती से क्या महत्वपूर्ण निकलेगा, नंबर 1 कि रानी दुर्गावती महाराजा कलिंजर के महाराजा कीर्ति सिंह की पुत्री थी। इसके बाद रानी दुर्गावती को बचपन से ही घुड़सवारी और तलवार और तैराकी का शौक था, है ना। इसके बाद आगे की बात, उन्हें तीर, भाले और बंदूक चलाने का शौक था और उनके इन सब में जो है निशाने अचूक थे। इसके बाद उन्हें तलवारें जो थीं दोनों हाथों से चलाने का अद्भुत अभ्यास था, वो दोनों हाथों से तलवार भी चला लेती थी। अगर प्रश्न आ जाए कि कौन सी वीरांगना है जो दोनों हाथों से तलवार चला लेती थी, तो वो थी आपकी रानी दुर्गावती। इसके बाद बालिका दुर्गा एवं शिव की परम भक्त थी, वो भगवान शिव की भी भक्त थी। वे गड़ा राज्य की महारानी बनी। उनके पति दलपत शाह थे। महारानी जो दुर्गावती थी उनके पति का नाम क्या था, दलपत शाह था। और दलपत शाह की मृत्यु के बाद अकबर की ओर से आसफ खान ने गड़ा दुर्ग पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। किसने, अकबर की ओर से आसफ खान ने, और गड़ा दुर्ग को घेर लिया और कई दिनों तक संघर्ष हुआ। कई दिनों तक इनके बीच में जो है संघर्ष चला। इसके बाद गड़ा जो है आपका किला, उसके भीतर जो रेगुलर संघर्ष हुआ, उसके बाद उनके जो है क्या बोलते हैं, बारूद ख़त्म हो गया। इनके अंडर में जो हथियार थे उनका भंडार ख़त्म होने लगा। इस वजह से उन्होंने क्या किया, रानी ने घोड़े पर लगाम जो है अपने मुंह में दबाकर, दांतों से दबाकर दोनों हाथों से तलवार निकल लेकर रण में कूद पड़ी और सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटती रहीं। और अंत में जब उन्होंने देखा कि हमारी विकट परिस्थिति आ गई है, तो उन्होंने अपने ही खंजर से वीरगति को प्राप्त हो गई। अगले जो हमारे गौरव के अंतर्गत हैं वो हैं वीर सावरकर। और ब्रिटिश साम्राज्य की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता के स्वतंत्रता के लिए वीर सावरकर, उन्हें कॉलेज के जीवन में एक संस्था अभिनव भारत, अगर पूछा जाए कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की, तो वीर सावरकर ने। तो हम यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते चलेंगे और आगे बढ़ते हुए चलेंगे। और कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जो वीर सावरकर है, इन्होंने विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह की घोषणा कर दी। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने इटली के देशभक्त क्रांतिकारी जो था मैसनी, अगर पूछा जाए कि मैसनी की जीवनी किसने लिखी, तो किसने लिखी, वीर सावरकर ने मैसनी की जीवनी लिखी थी। और इसकी प्रतियां जो हुई वो प्रकाशित होते ही जब्त कर ली गई। इसके बाद 1857 में जो उन्होंने प्रतियां बनाई थी, मैसनी की प्रतियां जो है मार्केट में आई और तुरंत जब्त करा ली गई ब्रिटिश सरकार द्वारा। और 1857 में इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो थी नामक पुस्तक लिखकर, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम एक पुस्तक का नाम था इनकी, तो इन्होंने लिखी और इतिहास के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत किया। इसके बाद इस प्रकाशन के कारण उनके बड़े भाई को आजीवन का कारावास हो गया। इस प्रकाशन के कारण जो है ब्रिटिश साम्राज्य ने इन्हें आजीवन कारावास दे दिया, इनके बड़े भाई को। तो जो क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत होने के बावजूद जो वीर सावरकर थे, इंग्लैंड से गिरफ्तार कर लिए गए और जब भारत ला रहे थे तो वे जो है जहाज में आ रहे थे, जिस जहाज में, उसके शौचालय से कूदकर समुद्र में कूद पड़े और लंबी दूरी तैरकर बंदरगाह पहुंचे, किंतु फ्रांस में फिर से पकड़ लिए गए। जो वीर सावरकर थे उनको फिर से पकड़ लिया गया था। इसके बाद इन्होंने कुछ और महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जैसे कि जेल से छूटने के बाद समरसता का प्रचार करने के लिए उन्होंने अस्पृश्यों मतलब अछूतों को मंदिर में प्रवेश कराया और पतित पावन मंदिर
बनवाए। तो एक कार्य थे किसके, वीर सावरकर के। अगले जो हमारे गौरव के अंतर्गत है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने 562 देसी रियासतों को यह अधिकार दिया कि चाहे तो स्वतंत्र रहें, चाहे तो भारत के साथ मिलें या पाकिस्तान के साथ मिलें। इस स्थिति से निपटने के लिए जिस महान नेता को सदैव याद किया जाता है वे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंग्रेजी जो सरकार हुकूमत थी उसने जो है भारत की 562 रियासतों को जो है मुक्त कर दिया और बोला आपको जहाँ भी सम्मिलित होना हो भारत में या पाकिस्तान में आप हो सकते हैं। तो उस रियासतों को इकट्ठा एक साथ जोड़ने का जो कार्य करने वाले पुरुष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसलिए इनको हमेशा के लिए याद रखा जाता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जो है इसके बाद जो है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तो इनको जो सरदार की उपाधि थी वो किसने दी, गांधी जी ने। और कब दी थी, किसान आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो अगर पूछा जाए कि किसान आंदोलन जो था वो कहाँ हुआ था तो वो हुआ था बरदौली में। कहाँ पर हुआ था, बारदौली के किसान आंदोलन में जो है सफलता प्राप्त हुई तो गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। तो सरदार की उपाधि किसने दी, गांधी जी ने। इसके बाद वल्लभ भाई सरदार पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुए और 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। और सरदार जो पटेल थे वो क्या बने, गृह मंत्री बने तथा सूचना तथा प्रसारण विभाग के भारतीय रियासतों का विभाग भी उनको सौंपा गया था। जो अगले हमारे गौरव के अंतर्गत हैं वो थे आपके हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। इसके बाद कुछ विशेष नहीं है तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक की ओर हम चलेंगे। तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक पाठ 16 पर हम पहुंच चुके हैं और इसमें भी ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। बाकी आपको जानकारी लेनी है 10th लेवल तक की, जितना है हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज है तो राष्ट्रीय ध्वज में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उनको भी आपको देखते हुए चलना है। तो राष्ट्रीय ध्वज एकता, मातृभूमि के प्रति प्रेम और जीवन मूल्यों का प्रेरक है। और प्रत्येक दिवस हमारे विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और इस समय क्या होता है, ध्वजारोहण होता है और तिरंगा 3 रंग केसरिया, सफ़ेद और नीचे हरा रंग का बना हुआ है। और मध्य में अशोक चक्र है जिसमें कितनी तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। तो इसमें इतनी ही जानकारी थी। बाकी आपको और भी जानकारी रखनी है, जैसे कि राष्ट्रगान का समय कितना है, किसने लिखा, राष्ट्रगीत का किसने लिखा, क्या समय है गाने का, ध्वज का अनुपात कितना है, ये सब की आपको जानकारी रखनी है। और जो है वो कब इनको स्वीकार किया गया है राष्ट्रीय गीत के रूप में, गान के रूप में, चिन्ह के रूप में, तो इन सबको आपको याद रखना है। और अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो इन सब पे मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। राष्ट्रीय चिन्ह आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं राष्ट्रीय चिन्ह का। और यह कहाँ से लिया गया है तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें चारों दिशाओं के सिंह के मुख है तथा आमने सामने दोनों साइड तथा एक पीछे है, शेर चारों दिशाओं में है। अगला है आपका पाठ 17 मेले। और मेले के अंतर्गत हम यहाँ पर राजस्थान के और कुछ अन्य मेले भी देखेंगे। तो यहाँ पर राजस्थान के मेलों को देखेंगे हम सबसे पहले। तो राजस्थान की संस्कृति में मेलों का विशेष महत्व है और यहाँ पर खूब मेले होते हैं। जैसे कि दक्षिण राजस्थान का बेणेश्वर मेला, दक्षिण राजस्थान का कौन सा मेला, बेणेश्वर मेला। शाहपुर का फूलडोल का मेला, अजमेर का उर्स मेला, जैसलमेर का रामदेवरा मेला। इनको आप लिख लेना एक एक करके वीडियो पोस्ट करके। तो सारे मेले आपको याद करने हैं, ये सबसे पहले इन्हीं को याद करना है। इसके बाद बाकी मेलों को भी याद करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही आएंगे, लेकिन हाँ आपकी बुक में दिए गए हैं तो ज़रूर आ सकते हैं। इसके बाद जोधपुर का जो फेमस मेला है नाग पंचमी का मेला, और जयपुर का आपका है तीज मेला, और उदयपुर का हरियाली अमावस्या का मेला, कोटा का दशहरा मेला, अलवर का पांडु मेला, पांडुपोल मेला और भरतहरी मेला, पुष्कर तथा नागौर का पशु मेला बहुत ही प्रसिद्ध हैं आपके राजस्थान में। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार में आप वीडियो देख लेंगे अभी याद भी हो जाएंगे लेकिन बाद में आपको याद नहीं रहेंगे। चलिए चलते हैं अगले मेले पर। अगला मेला है आपका लक्खी मेला। लक्खी मेला जो है इसकी थोड़ी सी डिटेल भी दी गई है। तो इसको जो है प्राचीन समय के शासक राजा भर्तहरि की तपोभूमि अलवर, यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को लक्खी मेला लगता है। नाथ संप्रदाय के साथ साधु व अनुयायी भी इसमें बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। यात्री बाबा भर्तहरि की मनौती मनाते हैं। खीर, पुड़ी, हलवा, दाल बाटी, चूरमा बनाकर भोग लगाते हैं। यहाँ बाबा की समाधि के पास अखंड ज्योति भी जलती रहती है। तो लक्खी मेला जो है
वो कब से लग रहा है, तो राजा भर्तृहरि की तपोभूमि अलवर में लगता है। और प्रतिवर्ष कब लगता है, तो भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को लक्खी मेला लगता है। तो समय और कहाँ पर लगता है इसको आप अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला मेला है हमारा रामदेवरा का मेला। जो रामदेवरा का मेला है वो जैसलमेर के पोखरण के पास प्रसिद्ध तीर्थ रामदेवरा है। वहाँ 2 साल में 2 बार माघ और भाद्रपद में विशाल मेला लगता है। कब कब रामदेवरा का मेला लगता है, माघ में और भाद्रपद में विशाल मेला लगता है। बाबा रामदेव लोक देवता हैं, इसलिए यहाँ पर रामदेवरा का मेला लगता है। और इन्हें हिंदराम, जो रामदेवरा का मेला है यहाँ पर मुसलमान और हिंदू दोनों मनाते हैं, इसलिए इसे राम सापीर के नाम से पूजे जाते हैं। जो बाबा हैं वो राम सापीर के नाम से पूजे जाते हैं, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग यहाँ पर जाते हैं। और रास्ते में लोग इनके भोजन, जो यात्री दूर दूर से पैदल आते हैं, तो रास्ते में लोग इनके भोजन, पानी और छाया, दवा आदि की निःशुल्क व्यवस्था करते हैं। इसके बाद अगला मेला है आपका ख्वाजा का उर्स मेला। तो अजमेर नगर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसे अजमेर शरीफ कहते हैं। यहाँ प्रतिवर्ष रजब माह की 1 से 6 तारीख तक उर्स मनाया जाता है। शाही महफल में रात भर कव्वालियाँ होती हैं तथा देश विदेश के हिंदू, मुसलमान तथा सभी संप्रदाय के लोग यहाँ पर आते हैं। कहाँ पर, ख्वाजा के उर्स मेला में अजमेर नगरी में लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेला है आपका व्यापारिक मेला। और आपके पास लगने वाले हाट बाजार भी एक मेले ही के ही प्रकार हैं। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी मेले में भी बहुत से हिस्से या बहुत से लोग भाग लेते हैं। इसके बाद व्यापारिक मेले बहुत से लगते हैं और उनकी भी जानकारी आपको अन्य जो पुस्तकें हैं आगे कक्षा में उनमें मिल जाएगी। इसके बाद अगले अध्याय पर हम पहुंच चुके हैं और यूनिट है आपकी 18 घर की बात। तो यहाँ पर हम यूनिट 18 में कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। बनाने की सामग्री यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं ईंट, पत्थर, सीमेंट, कंक्रीट आदि लगते हैं। इसके बाद सफाई की बात है। आप जानते हैं कि मोहल्ले को हमें साफ़ सुथरा रखना चाहिए। यहाँ पर एक जानकारी जो महत्वपूर्ण है कि भारत में 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया था। आपको कमेंट कराना है कि गांधी जी की कौन सी जयंती या कौन सी जन्म दिवस की वर्षगांठ पर इसको शुरू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उगता सूरज पूर्व में, तो इसके भी हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखो, उगता सूरज पूर्व में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नंबर 1, जैसे कि जो है 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इसकी जानकारी है। बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जिस दिशा में सूर्य निकलता है वो पूर्व है, जहाँ डूबता है वो पश्चिम है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी आपको लेनी होगी। अगर हम पूर्व की ओर मुँह करके खड़े हों तो उल्टे हाथ की तरफ उत्तर दिशा है। अगर आप कन्फ्यूज होते हैं तो आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े हो जाइए, और जो आपका लेफ्ट हैंड है उस साइड आपकी कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। और उत्तर दिशा के विपरीत दक्षिण दिशा है, ये आप जानते हैं। और नक्शों की संकेतों की सहायता से हम जो है नक्शे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इतने ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला जो यूनिट है पाठ 21, वो है कपड़े की कहानी। तो कैसे कैसे वस्त्र हैं, कपड़े की कहानी में हम यहाँ पर देखते हैं ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र हमें किससे प्राप्त होती है, जो ऊन है वो भेड़ों से प्राप्त होती है। और पश्चिमी राजस्थान में भेड़ पालन एक व्यवसाय है। तो भेड़ पालन व्यवसाय कहाँ पर है, पश्चिमी राजस्थान में। इसके बाद आती है बात रेशमी वस्त्रों की। तो रेशमी वस्त्र रेशमी धागों से तैयार किया जाता है। यह धागा रेशम के कीट अपनी लार से तैयार करता है, इसलिए रेशम के कीट को पाला जाता है। और रेशम के जो कीट है वो किस पौधे की पत्तियां को खाता है, तो वो खाता है सहतूत की पत्तियों को। किसको, सहतूत की पत्तियों को। अगला है आपका खादी वस्त्र। तो खादी वस्त्र की जो है हाथ से कताई एवं बुनाई से बने कपड़े खादी कहलाते हैं। गांधी जी ने खादी से बने वस्त्रों को पहनने पर अधिक महत्व दिया था, ताकि सभी को काम मिल सके। इसके बाद कपड़ों की रंगाई का तरीका, तो ये आप बुक में देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। और एक अलग से वीडियो बनाया है, आप यहाँ पर कुछ पोशाकें देख सकते हैं। भारत देश के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग तरह की पोशाकें पहनी जाती हैं। तो यहाँ पर जो पोशाकें हैं इनको आप देख सकते हैं, और मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है राज्य और उनमें पहनी जाने वाली पोशाकें ट्रिक के साथ बताई हैं। तो आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा, सभी का आपको आंसर मिल जाएगा कि कौन सी पोशाक किस राज्य की है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, और अगली जो यूनिट है हमारी वो है
आज के वीडियो की अंतिम यूनिट और कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की अंतिम यूनिट पाठ 22 यात्रा। तो यहाँ पर यात्रा के लिए विभिन्न शहरों के अनुभव को शेयर किया जाएगा, तो आप उनको देख लीजिएगा। जयपुर भ्रमण से शुरू करते हैं हम। जयपुर भ्रमण, तो हमने क्या किया, जयपुर स्टेशन में उतरकर धर्मशाला में ठहरे। इसके बाद हम घूमे, तो उसमें हमने जयपुर में क्या क्या देखा, तो हवा महल, सिटी पैलेस, लक्ष्मी नारायण मंदिर, मोती डूंगरी, गोविंद जी का देव मंदिर, जंतर मंतर, जयगढ़ का किला, आमेर का किला, जल महल आदि देखे। इसके बाद आमेर की हाथी की सवारी का भी हमने बहुत आनंद लिया। इसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो जयपुर की स्थापना है वो किसने कराई थी, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने शिल्प शास्त्र के आधार पर कराई थी। किसकी स्थापना, जयपुर की स्थापना। आगे बढ़ते हैं। जयपुर का जो एक नाम है वो क्या है, जयपुर को गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है जैसलमेर की सैर, और जैसलमेर में जो सबसे प्रमुख प्रसिद्ध है वो है आपका, क्या प्रसिद्ध है, सोनार का किला। क्या प्रसिद्ध है आपका जैसलमेर में, सोनार का किला। तो आप उसको भी देख लीजिए। और यहाँ पर जो ऊँट रहते हैं वो लंबे समय तक बिना पानी पिए रहते हैं। कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन में मैंने बता दिया था कि क्यों इतने दिन तक रहते हैं वो बिना पानी पिए रह सकते हैं, क्या कारण है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है वो फरवरी माह में मरु महोत्सव मनाते हैं। क्या मनाते हैं, मरु महोत्सव। और यहाँ पर जो देसी विदेशी पर्यटक बहुत सारे भाग लेते हैं। अगला जो हमारा है वो है जोधपुर शहर, और जोधपुर के ये है आपका फेमस मेहरानगढ़ का दुर्ग। और जैसलमेर से जोधपुर रेल यात्रा के दौरान हमने कुछ स्थानीय लोगों से बात की, लेकिन उनकी भाषा समझ में हमें बहुत दिक्कत जा रही थी। तो जैसलमेर में जो हम बात कर रहे हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये रहे कि जोधपुर के जो थे अधिकतर भवन छितर पत्थर के बने थे। किस पत्थर के, जोधपुर में अधिकतर भवन किस पत्थर के थे, छितर पत्थर के बने थे। और जोधपुर का अन्य नाम है सूर्य नगरी के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। किसको, जोधपुर को। इसके बाद अगले शहर पे पहुंचे हम, और वो है आपका फतेहपुर, आपका उदयपुर था। और उदयपुर में हम पहुंचे, और उदयपुर में हमने कुछ महत्वपूर्ण स्थान घूमे, उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो झीलों की नगरी है आपकी कौन सी, उदयपुर। कैसी नगरी है आपकी, उदयपुर, झीलों की नगरी। कौन सी नगरी, झीलों की नगरी है आपकी उदयपुर। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना से युद्ध किया था। यह वही स्थान है, कहाँ पर, उदयपुर। उदयपुर में ही जो है महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना से युद्ध किया था। तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह निकल के आता है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण जो विदेशी सैलानी आए उनके पास विदेशी मुद्रा, पौंड। पौंड कहाँ की मुद्रा है, इंग्लैंड की मुद्रा है, तो वो लेकर आई थी। और पौंड बदलने के लिए आपके पास एक विदेशी विनिमय मुद्रा बैंक भी होता है। इसके बारे में हमें यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी प्रदान की गई है कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की।